इंग्लैंड की क्रांति के कारणों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इंग्लैंड की राजनीति के साथ साथ यूरोप की राजनीति पर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। मतलब इंग्लैंड की क्रांति का जो प्रभाव था वो केवल इंग्लैंड की ही राजनीति पर नहीं पड़ा, वहीं की दशाओं पर नहीं पड़ा, बल्कि उसके साथ साथ यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा जहां पर ये निरंकुश शासन विद्यमान था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इंग्लैंड की क्रांति के प्रभाव। छोटा ही टॉपिक है ये। इंग्लैंड की क्रांति के प्रभाव में हम देखते हैं 1688 में क्रांति संपन्न होती है और क्रांति के संपन्न होने के बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स पारित किया जाता है संसद के द्वारा। और उस 1689 में लिख देती हूं मैं, 1689 में बिल ऑफ राइट्स पारित किया जाता है संसद के द्वारा। और इसमें बिल ऑफ राइट्स पारित होने से क्या होता है कि इंग्लैंड की संसद की शक्तियों में विस्तार हो जाता है, मतलब उसके संसद के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। उसके पूर्व क्या था, क्रांति के पूर्व क्या था, जो वहां का शासक वर्ग होता था, जो वहां का राजा होता था, उसके पास ही सर्वोच्च शक्तियां थी। संसद को जो भी बची बचाई शक्तियां दी भी गई थी तो वो शक्तियां केवल नाम मात्र के लिए दी गई थी, उसका जो वास्तविक जो सत्ता थी वो राजा के हाथ में थी। तो क्रांति के बाद क्या होता है, 1689 में बिल ऑफ राइट्स पारित किया जाता है और इस बिल ऑफ राइट्स में यह कहा जाता है कि संसद की शक्तियों का विस्तार किया जाए और जो राजा की शक्तियां हैं उसको संकुचित कर दिया गया। तो आप फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका प्रभाव, इंग्लैंड की क्रांति का क्या प्रभाव हुआ इंग्लैंड पर, राजा की शक्ति में कमी, राजा की शक्ति में कमी आई। ठीक है, इसके पहले अभी जो मैंने समझाया वो आप इसमें डिटेल कर देंगे। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है। जैसे इंग्लैंड की क्रांति संपन्न हो जाती है उसके पहले, इंग्लैंड की क्रांति के पूर्व राजा एक स्वेच्छाचारी शासक हुआ करता था, मतलब उसका जो मन आता था वो करता था वो। ठीक है, उसमें ये जनता की भलाई नहीं देखता था, उसमें केवल वो खुद की भलाई देखता था कि ऐसा कौन सा कार्य जिससे मेरी भलाई होगी, और जनता की जो अच्छाई है, जनता की जो भलाई है उसकी उपेक्षा कर देता था। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही क्रांति संपन्न होती है, क्रांति के संपन्न होने के पश्चात राजा की जो स्वेच्छाचारिता थी, राजा का जो स्वेच्छाचारी शासन था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। मतलब राजा का स्वेच्छाचारी जो शासन था वो समाप्त होता है और जो वास्तविक सत्ता है वो संसद के हाथों में आ जाती है। नाम, और राजा जो है वो नाम मात्र का शासक रह जाता है। तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के बाद स्टुअर्ट वंश के जो शासक थे, पहले से चले आ रहे थे जितने भी शासक, और संसद के बीच हमेशा मतभेद होता रहता था। स्टुअर्ट वंश के जितने भी शासक हुए हैं, जेम्स द्वितीय के पहले और जेम्स द्वितीय तक, सारे शासकों का संसद के साथ मतभेद होता रहता था। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के कारण क्या हुआ कि स्टुअर्ट वंश के शासकों और संसद के बीच जो मतभेद था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो राजा की शक्ति में कमी हुई, इसका प्रभाव क्या हुआ, इंग्लैंड की क्रांति के कारण क्या हुआ, राजा की शक्ति में कमी आई, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। अब नेक्स्ट है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जेम्स द्वितीय जैसे ही राजा बनता है तो उसने अपनी सेना में वृद्धि की, स्थायी सेना में वो वृद्धि करने लगा और उस सेना में उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति करता था, उन्हीं सैनिकों की नियुक्ति करता था जो कैथोलिक धर्मावलंबी थे। इसके कारण क्या हुआ, एक निरंकुशता का शासन जो है वो व्याप्त होता है, निरंकुशता व्याप्त होती है और वहां की जो जनता थी, प्रोटेस्टेंट जो जनता थी, उनके मन में भय उत्पन्न होता है। तो 1689 में क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि सेना पर भी संसद ने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, सेना पर संसद का अधिकार कैसे कि अब राजा कोई भी सैनिकों की नियुक्ति नहीं करेगा। ठीक है, जो भी सैनिकों की नियुक्ति होगी वो संसद के आदेश के अनुसार होगी और इसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होगा कि विशेष धर्म के या कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट धर्म को ही उसमें नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया, सेना पर संसद का अधिकार, इसको
आप डिस्क्राइब कर लेंगे। ये एक हेडिंग हो गई, इसको आप डिस्क्राइब कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा, ये क्या करता था, जेम्स द्वितीय और उसके पहले के जो शासक थे वो धर्म सहिष्णु शासक नहीं थे, वो धर्म असहिष्णु शासक थे। मतलब वो किसी विशेष धर्म के उनका जो व्यवहार था वो किसी विशेष धर्म के प्रति ज्यादा था, ठीक है, वो किसी विशेष धर्म के प्रति ज्यादा उनका झुकाव था। तो जैसे ही इंग्लैंड की क्रांति के बाद संसद के हाथों में सर्वोच्च शक्ति आ जाती है, वैसे ही संसद, हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गई, सेना पर संसद का अधिकार कैसे हुआ, इंग्लैंड क्रांति के बाद संसद ने एक विरोध अधिनियम पारित किया था, यहां लिख रही हूं मैं, विरोध अधिनियम। और इस विरोध अधिनियम के तहत यह कहा गया कि सैनिकों की जो भर्ती होगी, सैनिकों की नियुक्ति पर केवल संसद का अधिकार होगा, इसमें राजा की कोई भी अनुमति नहीं ली जाएगी, और ना ही राजा कोई सेना भंग कर सकता था, ना ही नई सेना ला सकता था, ठीक है। फिर उसके बाद संसद ने एक धार्मिक सहिष्णुता अधिनियम पारित किया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा। कैसे, 1688 के बाद संसद ने एक धार्मिक सहिष्णुता कानून पारित किया। उस कानून के तहत क्या कहा गया, ये तो नाम से ही जाहिर होता है, धार्मिक सहिष्णुता मतलब किसी भी विशेष धर्म, विशेष संप्रदाय, विशेष धर्म को अधिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। हमारे लिए सभी धर्म के लोग समान हैं, ठीक है। हर कोई, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि चाहे वो विश्वविद्यालय हो या कोई भी सरकारी शासकीय सेवाएं हो, सब में कैथोलिकों की नियुक्ति ही मस्ट कर दी गई, ठीक है, कि केवल इस पद पर कैथोलिकों की नियुक्ति की जा सकती है, प्रोटेस्टेंट को इससे अलग थलग रखा गया। इस कारण संसद ने क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता कानून पारित कर दिया, धार्मिक सहिष्णुता कानून पारित किया, और इसके तहत सभी धर्म को समान अधिकार दिए गए। मतलब कोई भी धर्म कोई विशेष नहीं है, ठीक है, सबको इसमें, सब जनता है और सबको इसमें समान अधिकार दिया जाएगा। फिर इससे क्या हुई, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के मध्य एक कट्टरता व्याप्त हो गई थी, क्योंकि अगर आप किसी विशेष धर्म को ज्यादा बढ़ावा दोगे और एक धर्म के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करोगे तो इससे क्या होगा, दोनों के मध्य बहुत ज्यादा मतभेद और कट्टरता व्याप्त होगी। तो धार्मिक सहिष्णुता कानून पारित होने से दोनों धर्मों के बीच की जो कट्टरता थी वो समाप्त हो गई। फिर क्या हुआ, जो यूरोप की या इंग्लैंड की जो विदेश नीति थी वो भी राजाओं के हाथ में ही होती थी, और उस विदेश नीति के माध्यम से वह जनता के हितों का ध्यान न रखकर वह खुद के हितों को साधने में लगे रहते थे, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी ऐसा नहीं देखते थे वो कि इसमें जनता का कल्याण हो रहा है। ऐसी दो वस्तुएं जिनमें राजा का कल्याण हो रहा है, सर्व हिताय सर्व सुखाय वाली धारणा बिल्कुल भी नहीं थी। जिसमें हमारा खुद का कल्याण हो रहा है वह उसी नीति को अपनाते थे, चाहे वो विदेश नीति हो चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में हो। तो क्या हुआ, विदेश नीति पर भी संसद ने नियंत्रण कर लिया। विदेश नीति पर संसद का नियंत्रण। अगर देखा जाए तो एक राजा को ऐसा होना चाहिए था कि वह जनता के हित को ही सर्वोपरि रखे, जनता का हित उसके लिए सर्वोपरि हो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्हीं सब कारणों से तो ये क्रांति उठी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए संसद ने क्या किया, विदेश नीति पर भी अपना नियंत्रण साध लिया। फिर लास्ट क्या लिख सकते हैं हम, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, यूरोप पर प्रभाव। देखिए उस समय क्या था, यूरोप के अधिकांश देशों में जैसे इंग्लैंड में निरंकुशता व्याप्त थी, जेम्स द्वितीय और उसके पूर्व के जितने भी शासक हुए, उसी प्रकार यूरोप के लगभग संपूर्ण यूरोप में ही यह व्यवस्था मौजूद थी। जैसे इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है और ये जो निरंकुशता है उससे वह दूर हटके एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करते हुए आगे बढ़ती है,
वैसे यूरोप के जो अन्य देश थे, यूरोप के अन्य देशों की जनता भी क्रांति के लिए व्याकुल हो उठी कि हम भी स्वतंत्र होंगे, हम भी ऐसे बंधन में नहीं रह सकते। ठीक है, तो क्या होगा, लास्ट हम क्या लिख सकते हैं, यूरोप पर प्रभाव। तो ये हो गए आपके 6 प्रभाव, सफिशिएंट है इतने प्रभाव। और आप जो मैंने समझाया आप उसको डिस्क्रिप्शन के तौर पे इस मतलब जो हेडिंग है उसके सामने लिख सकते हैं, या फिर एक सिनॉप्सिस बना के लिख सकते हैं, वो आपको याद रहेगा आप जब भी देखेंगे। तो आपकी इंग्लैंड की क्रांति कंप्लीट हुई इस वीडियो से। मैंने इंग्लैंड की क्रांति की पृष्ठभूमि बता दिया कि आखिर पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, और इंग्लैंड की क्रांति के मैंने कारण बता दिए, इंग्लैंड की क्रांति के मैं प्रभाव बता दिए। अब आता है केवल महत्व, क्या कि इसका क्या महत्व रहा। तो इन सब चीजों को जोड़ के कि वहां पर जो शासक की जो निरंकुशता थी उसकी समाप्ति होती है, साथ साथ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, इन सब चीजों को जोड़ के आप महत्व भी लिख सकते हैं। अगर हो सकेगा तो एक वीडियो में महत्व के तौर पर भी डालूंगी, पर ये सेम ही है लगभग। हाँ, एकदम ये नहीं लिख सकते आप महत्व में अगर क्वेश्चन आ गया तो, लेकिन लगभग आपको यही चीजें डालनी है। तो अगर हो सकेगा तो मैं वो वीडियो आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति की ओर चलेंगे। तो हम मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो के साथ, फ्रांस की क्रांति के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।